हेलो दोस्तों, कैसे हो। मरुधरा यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। मैं जितेंद्र जीत आज आपके लिए लाइब्रेरियन भर्ती ग्रेड 3 भर्ती जो परीक्षा है उस परीक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूं, जिल्दबंदी। यह मान के चलिए इस टॉपिक से एक ना एक प्रश्न आपके एग्जाम में बैठेगा। पिछले एग्जाम में देख लें या इससे पहले हुए एग्जामों में देखें तो जिल्दबंदी या बाइंडिंग जो टॉपिक है इस टॉपिक से हर टॉपिक से एक प्रश्न आपके एग्जाम में बैठेगा। तो चलो आज शुरू करते हैं यह टॉपिक। अब सबसे पहले देखिए जिल्दबंदी क्या होती है। तो जिल्दबंदी क्या है उसके बारे में देखें तो कोई पुस्तक कटी फटी है या उसके पृष्ठ बिखर गए हैं, उन पृष्ठों को एकत्रित करना और एकत्रित करने के बाद उसे पुनः पढ़ने योग्य बनाना या उपयोग करने योग्य बनाने की जो प्रक्रिया है वही जिल्दबंदी या बाइंडिंग कहलाती है। इसके बारे में डॉक्टर रंगनाथन जी के कथन एक है जिसे हम देखते हैं कि रंगनाथन जी ने बताया, एक पुस्तक के सारे पेजों को एक साथ सुदृढ़ता से एक इकाई के रूप में इस प्रकार कसकर बांधना है जिससे कोई भी पृष्ठ अलग ना हो सके, वह जिल्दबंदी कहलाती है। यह काफ़ी महत्वपूर्ण कोटेशन है, लेकिन एग्जाम के अंदर देखें तो जो BLIS, DLIS या फिर BLIP वगैरह जो भी एग्जाम है उन एग्जामों में इस तरह के प्रश्न पूछेगा, लेकिन अपने यहाँ इस तरह के प्रश्न नहीं बनेंगे। चलो, तो ये जिल्दबंदी क्या है वो आपको उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं हम जिल्दबंदी के बारे में। जिल्दबंदी का कार्य करता कौन है। अब जिल्दबंदी के बारे में देखने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जिल्दबंदी का कार्य कौन करता है। तो जिल्दबंदी का कार्य पुस्तकालय के अंदर देखें तो एक पुस्तकालय में आपको पता होगा लगभग 14 विभाग होते हैं। एक पुस्तकालय के अंदर लगभग 14 विभाग होते हैं। इन विभागों के बारे में आपको सामान्य जानकारी होगी। एक बार मैं वापस इन 14 विभागों की जानकारी के बारे में आपको अवगत करा देता हूं कि सबसे पहला जो विभाग होता है वो अर्जन विभाग होता है। अर्जन विभाग या फिर इसको इंग्लिश में बोले तो एक्विजिशन सेक्शन बोलते हैं। अर्जन विभाग नाम से स्पष्ट होगा आपको, अर्जन पुस्तकों को अर्जित करना या प्राप्त करने का या पुस्तकों को मंगाने का कार्य जो विभाग करता है उस विभाग को हम अर्जन विभाग कहते हैं। दूसरा विभाग आता है तकनीकी विभाग। इस तकनीकी विभाग के बारे में देखें तो तकनीकी विभाग टेक्निकल प्रोसेसिंग सेक्शन, इसका मतलब होता है कि पुस्तकें को एक स्थान से दूसरे स्थान पर मतलब जो व्यवस्थित रखने की जो प्रक्रिया है, पुस्तकों को विभिन्न भागों में डिवाइड करने की जो प्रक्रिया है वह प्रक्रिया टेक्निकल प्रोसेसिंग सेक्शन कहलाती है। या इस विभाग द्वारा, तकनीकी विभाग के द्वारा पुस्तकों को विभिन्न सूचीकरण करना, वर्गीकरण करना, ये सारे कार्य इस विभाग के अंतर्गत आते हैं। तीसरा विभाग देते हैं परिसंचरण विभाग, आदान प्रदान विभाग। पुस्तकालय में जितनी भी पुस्तकें हैं उन पुस्तकों को पाठकों को पढ़ने के लिए उधार देने की जो प्रक्रिया है, पाठकों को घर पे ले जाने की जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को हम परिसंचरण विभाग या सर्कुलेशन सेक्शन के नाम से जानते हैं। इस विभाग के बाद नेक्स्ट विभाग है संदर्भ विभाग। इस संदर्भ विभाग की बात करें तो संदर्भ विभाग क्या है, रेफरेंस सेक्शन। पाठकों के समक्ष पुस्तकालय में जितनी भी समस्याएं उत्पन्न होती हैं उन सभी समस्याओं के समाधान के लिए जिस विभाग की स्थापना की जाती है उस विभाग को हम संदर्भ विभाग कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट विभाग आता है सामयिकी विभाग। सामयिकी विभाग बोले तो इसको पेरियोडिकल सेक्शन भी बोलते हैं, समसामयिकी विभाग भी बोलते हैं। यह विभाग क्या करता है तो पुस्तकालय के अंदर जितनी भी नवीन पत्र पत्रिकाएं आती है उन सभी पत्र पत्रिकाओं को एकत्रित करना, पाठकों को उपलब्ध करवाने का जो कार्य करता है वो सामयिकी विभाग, पेरियोडिकल सेक्शन या फिर पत्र पत्रिका विभाग के द्वारा किया जाता है। नया जो विभाग आता है, छठा विभाग देखते हैं पाठ्य पुस्तक विभाग। यह विभाग सामान्यतः शैक्षणिक पुस्तकालय में भी देखें तो जितने भी शैक्षणिक पुस्तकालय हैं उन शैक्षणिक पुस्तकालय 3 प्रकार के होते हैं, आपको पता होगा इसके बारे में। विद्यालय पुस्तकालय, महाविद्यालय पुस्तकालय एवं विश्वविद्यालय पुस्तकालय। इन तीनों तरह के पुस्तकालय के अंदर यह आवश्यक रूप से होता है। तो पाठ्य पुस्तक विभाग मतलब जितनी भी पाठ्य सामग्री है, अध्ययन सामग्री है, तो पाठ्यक्रम या सिलेबस से संबंधित जितनी भी सामग्री है, किताबें होती है, वो सारी पाठ्य पुस्तक विभाग के पास होती है। और यह सार्वजनिक पुस्तकालय और विशिष्ट पुस्तकालय में न के बराबर होता है, हो भी सकता है, आवश्यक नहीं है इतना, लेकिन यह शैक्षणिक पुस्तकालय में अनिवार्य होता है। नया विभाग देखिए शोध विभाग। तो पुस्तकालय विज्ञान संबंधित या किसी भी विषय संबंधित जो व्यक्ति शोध कार्य करने का कार्य करते हैं तो उनको शोध विभाग जो होता है वो नई सामग्री उपलब्ध कराना, उनको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना, उनको मोटिवेट करना, सारी सामग्री जानकारी देता है। इसके बाद प्रलेखन विभाग। पुस्तकालय के अंदर पाठकों की रुचि,
पाठकों के समक्ष संपूर्ण जानकारियों की जो रिकॉर्ड होते हैं, जो फाइलें होती है, जो प्रलेख होते हैं, उन प्रलेखों को एकत्रित करने का कार्य करता है, वो विभाग होता है प्रलेखन विभाग। इसके बाद नया विभाग आता है प्रतिवेदन विभाग। यह विभाग रिपोर्ट तैयार करता है, मतलब प्रतिदिन की, वार्षिक, साप्ताहिक, मासिक इत्यादि तरह की जो रिपोर्टें हैं, उन प्रतिवेदनों को तैयार करके अपने से ऊपर के जो पुस्तकालय हैं, उन पुस्तकालय को या अपने से ऊपर के जो विभाग हैं, उन विभागों को यह प्रेषित करता है। जैसे एक जिला पुस्तकालय है, वो मंडल पुस्तकालय को अपनी रिपोर्ट या प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगा, मंडल पुस्तकालय अपने राज्य केंद्रीय पुस्तकालय को प्रस्तुत करेगा। इस तरह की जो प्रतिवेदन है या फिर इस तरह की जो भी रिपोर्टें हैं, उन रिपोर्टों को प्रस्तुत करने का कार्य करेंगे। इसके बाद नया विभाग आता है प्रशासनिक विभाग। प्रशासनिक विभाग की बात करें, एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्शन, मतलब जितने भी पुस्तकालय के अंदर बड़े अधिकारी हैं या जो निगरानी का, सभी पुस्तकालय की देखरेख का कार्य करते हैं, उन सभी अधिकारियों का जो मंडल होता है उसको हम प्रशासनिक विभाग कहते हैं। इसमें मुख्य पुस्तकालय अध्यक्ष आगे, इससे अधीन जो भी पुस्तकालय अध्यक्ष है, अन्य सहायक पुस्तकालय अध्यक्ष, वो सारे इसमें आते हैं। लेखा विभाग, पुस्तकालय के अंदर देखा जाए तो जितने भी रिकॉर्ड संधारण करने का कार्य, रिकॉर्ड में देखें तो आंकड़ों संबंधी जानकारियां है वो एकत्रित करना, कितने पाठक लाइब्रेरी में आते हैं, कितने पाठक लाइब्रेरी से गए, या फिर देखें तो कितनी पुस्तकें हैं, कितनी पुस्तकें आदान प्रदान की गई है, विभिन्न तरह की जानकारियां होती है वो उपलब्ध कराता है वो लेखा विभाग। इसके बाद नया जो विभाग आता है उस विभाग का नाम होता है पांडुलिपि विभाग। पांडुलिपि विभाग या मैन्यूस्क्रिप्ट सेक्शन, इस विभाग के अंदर के बारे में देखें हम तो पांडुलिपि विभाग क्या करता है, पुस्तकालय के अंदर जितनी भी हस्तलिखित ग्रंथ है या ऐसी सामग्री, जो सामग्री बहुत मुश्किल से मिलती है, उन सभी सामग्रियों को एकत्रित करने का काम, या जो पुरानी किताबें हैं जो हाथ से लिखी गई हैं, उन पांडुलिपि को एकत्रित करने का कार्य यह विभाग करता है। इसके बाद आता है छाया प्रतिलिपिकरण विभाग, रीप्रोग्राफिक सेक्शन। इस विभाग का कार्य होता है कि पाठक को कोई पुस्तक पसंद आई और वह पुस्तक पुस्तकालय द्वारा आदान प्रदान नहीं की जाती है, तो उस समय पुस्तकालय उस पाठक को उसकी छाया प्रति या उसकी फोटोकॉपी उपलब्ध कराने का कार्य करता है, या अन्य प्रति उपलब्ध कराने का कार्य करेगा वो विभाग छाया प्रतिलिपिकरण विभाग। इसके बाद आता है अनुरक्षण विभाग, महत्वपूर्ण विभाग। जितने भी 14 विभाग हैं, उन 14 विभागों में देखेंगे तो यह विभाग सबसे महत्वपूर्ण है, अनुरक्षण विभाग। इस विभाग का नाम से स्पष्ट है, मरम्मत विभाग या फिर अनुरक्षण विभाग। यह विभाग क्या करता है, मेंटेनेंस सेक्शन भी बोलते हैं इसको। तो पुस्तकालय में जितनी भी पुस्तकें हैं, उन पुस्तकों को व्यवस्थित रखने, सुरक्षित रखने, रख रखाव करने से लेकर उन पुस्तकों को कट फट जाने पर उनको पुनः वापस पढ़ने योग्य बनाने की जो प्रक्रिया या जो जिल्दबंदी का कार्य है, वो सारा कौन करता है, अनुरक्षण विभाग। अब इस पुस्तकालय के अंदर 14 विभाग थे, इन 14 विभागों में से देखें तो जो अनुरक्षण विभाग है, यह अनुरक्षण विभाग जिल्दबंदी का कार्य करता है। अब हमें यह अच्छे से कंसेप्ट क्लियर कर देना कि पुस्तकालय में जिल्दबंदी का कार्य किस विभाग के द्वारा किया जाता है। तो पुस्तकालय में जिल्दबंदी का कार्य अनुरक्षण विभाग के द्वारा किया जाता है। अब अनुरक्षण विभाग तो जिल्दबंदी करेगा नहीं, तो उस जिल्दबंदी की हुई करने के लिए पुस्तक किसको प्रेषित करेगा, किसको देगा, तो पुस्तकें देने के लिए वह उपयोग करता है जिल्दसाज का। जो भी व्यक्ति जिल्दबंदी का कार्य करता है उस व्यक्ति को हम जिल्दसाज कहते हैं। चित्र में आपको दिख रहा होगा, यह व्यक्ति पुस्तक का कार्य कर रहा है, जो पुस्तक से जो बाइंडिंग करने का या जिल्दबंदी का कार्य करता है उस व्यक्ति को हम जिल्दसाज कहते हैं। तो यहां तक आपको क्लियर होगी जानकारी पूरी। नेक्स्ट आगे देखते हैं हम पुस्तक को जिल्दबंदी के लिए चयनित करना। अब जितनी भी पुस्तकें हैं उनमें से हम किन पुस्तकों को जिल्दबंदी करने के लिए रखें। अब जिल्दसाज को हम पुस्तकें देनी है तो कैसे देंगे, अब सारी पुस्तकें तो देनी जाएगी, तो उनमें से कुछ पुस्तकों को हमें देना होता है। उनमें से हम किस पुस्तक को देंगे, तो सबसे पहले हमें ध्यान रखना है पुस्तक की भौतिक स्थिति। पुस्तक की भौतिक स्थिति के अंदर आता है कि जो पुस्तक हम बाइंडिंग करवाने रख रहे हैं या जिल्दबंदी के लिए रख रहे हैं, वो पुस्तक कटी फटी हो या फिर उसके पृष्ठ अस्त व्यस्त हो, बाहर निकले हो, ऐसी पुस्तक को रखेंगे। लेकिन एक बात और ध्यान रखनी है कि जिल्दबंदी के रखने के लिए भौतिक स्थिति में यह भी ध्यान रखना है कि इस पुस्तक को जिल्दबंदी करवाने के बाद इसका उपयोग हम दोबारा कर सकते हैं या नहीं, क्या पूर्णतः फटी हुई है। अगर पुस्तक पूरी तरह फटी हुई है तो उस पुस्तक की हम जिल्दबंदी नहीं करवाएंगे। इसके बाद देखते हैं पुस्तक की उपयोगिता। हम जिस पुस्तक की जिल्दबंदी करवा रहे हैं, क्या भविष्य में उस पुस्तक का कोई उपयोग करेगा, वो पुस्तक भविष्य में उपयोगी है, पाठक उसको पढ़ेंगे, पाठक डिमांड कर रहे हैं उस पुस्तक की, तो ही उस पुस्तक की जिल्दबंदी करवानी है। अन्यथा हमें उन पुस्तक की कोई उपयोगिता नहीं है। जिन पुस्तक को पढ़ने वाले पाठक नहीं मिल रहे हैं, इस ऐसी पुस्तकों को हमें जिल्दबंदी नहीं करवानी है। इसके बाद आता है पुस्तक का स्थायी मूल्य। स्थायी मूल्य का मतलब है पुस्तक की जो
प्रति है उस प्रति का मूल्य कितना है। अगर हम जिल्दबंदी करवा रहे हैं और जिल्दबंदी में पता चला कि जिल्दबंदी का खर्चा 50 रुपये है, अब पुस्तक 40 रुपये की है या उससे भी कम 20 रुपये की पुस्तक है और जिल्दबंदी का खर्चा 50 रुपये आ रहा है, तो ऐसी पुस्तकों को हम कतई ही जिल्दबंदी नहीं करवाएंगे क्योंकि उसमें नई पुस्तकें आ जाएगी। तो इसलिए पुस्तक की जिल्दबंदी करवाने समय मुख्य ध्यान रखना है पुस्तक की भौतिक स्थिति, पुस्तक की उपयोगिता वर्तमान में क्या है या भविष्य में होगी, और पुस्तक का स्थायी मूल्य क्या होगा, ये देखेंगे। इसके बाद देखते हैं पुस्तक को जिल्दबंदी रखने से पहले हमें क्या ध्यान रखना है। तो पुस्तक को जिल्दबंदी रखने से पूर्व हमें क्या ध्यान रखना है, जो महत्वपूर्ण बातें हैं उनको देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे विभिन्न जिल्दसाजों को से उनकी दरें व शर्तें पता करना। जितने भी अपने शहर में जिल्दसाज है, जिल्दबंदी करने वाले कारीगर हैं, उन कारीगरों से उनकी दरें, उनका क्या मूल्य है, कितना रुपया लेते हैं और उनकी क्या क्या शर्तें होती है, उन शर्तों से हम पहले अवगत होंगे। अवगत होने के बाद उनमें से किसी एक उचित जिल्दसाज का चयन करेंगे हम। अब उचित जिल्दसाज का चयन करना जो कम रेट में देता हो, अच्छा कार्य करता हो, ऐसे व्यक्ति का चयन करेंगे। और चयन करने के साथ साथ यह भी ध्यान रखेंगे कि जिल्दसाज जो है वो योग्य व प्रशिक्षित है, मतलब जिल्दबंदी या बाइंडिंग करने की ट्रेनिंग ले रखी है और उसने पहले से काफी कार्य कर रखा है और अच्छा कार्य करता है, योग्य है, प्रशिक्षित है, उसी जिल्दसाज से हम यह कार्य करवाएंगे। इसके बाद देखते हैं उसके पूर्व कार्य के नमूनों की जांचना। उसने इससे पहले जो भी जिल्दबंदी बाइंडिंग कर रखी है उन बाइंडिंगों के नमूने हम देखेंगे और फिर बताएंगे कि हाँ वास्तव में ये सही कर रहा है, तो उसको जिल्दबंदी का कार्य सौंपेंगे। वैसे जो बड़े पुस्तकालय हैं उन बड़े पुस्तकालय के अंदर जो जिल्दबंदी का कार्य है वो एक साथ थोक रेट में होता है और उनके जो फिक्स बाइंडिंग वाले होते हैं उनके साथ ही होता है। अब नेक्स्ट आगे देखते हैं जिल्दबंदी में प्रयुक्त सामग्री। अब जिल्दबंदी के अंदर क्या क्या सामग्री प्रयोग होती है। जिल्दबंदी के अंदर प्रयोग सामग्री में देखें तो जैसे कैंची, सुई, धागा, पेन, फीता, अतिरेक पृष्ठ, चिपकाने वाले पदार्थ जो ग्लू है, इसको लई भी बोलते हैं, अक्सर लेखन की सामग्री है, गत्ते हैं, ये सारी सामग्रियां हमें प्रयोग में आती है। वैसे सामान्य प्रश्न है, इस तरह के प्रश्न नहीं पूछे गए एग्जाम के अंदर। अब देखते हैं जिल्दबंदी की प्रक्रिया, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, कई बार एग्जामों में आ रखा है और आने की संभावना होती है। पिछला आप पेपर देखोगे उसके अंदर भी पूछा गया है। जिल्दबंदी की प्रक्रिया में तो प्रोसेस होती है, उस प्रोसेस का पहला जो पार्ट होता है वो पार्ट होता है समाकलन या कोलेशन। इसमें देखते हैं इसको एकत्रीकरण भी कहते हैं। जो पुस्तक कटी फटी है, उनके पृष्ठ विभिन्न अलग अलग बिखरे हुए हैं, उन सारे पृष्ठों को एकत्रित करना और एकत्रित करके उनको जमाना, व्यवस्थित करना, ताकि बाइंडिंग करते समय हमें दिक्कत नहीं हो। कोई पृष्ठ कट फट गया है उसको व्यवस्थित करने की जो प्रक्रिया है उसको हम समाकलन, एकत्रीकरण या कोलेशन के नाम से जानते हैं। तो जिल्दबंदी की प्रक्रिया का प्रथम स्टेप या प्रथम चरण क्या होगा, तो समाकलन होगा। महत्वपूर्ण प्रश्न है, अच्छे से नोट कर लीजिएगा या फिर याद कर लीजिएगा। तो जिल्दबंदी में की प्रक्रिया में पहला समाकलन। समाकलन का मतलब होता है कि जो पृष्ठ इधर उधर बिखरे हैं और हमें जिस पुस्तक की बाइंडिंग करनी है उसमें सारे पृष्ठों को एकत्रित करना, यह कार्य समाकलन कहलाएगा। इसके अंदर यह कार्य भी आता है कि जो पुरानी बाइंडिंग है, पुराने पृष्ठ है, जो धागे हैं, उन धागों को निकालने का कार्य भी इसके अंदर होता है। दूसरी प्रक्रिया प्रोसेस में देखते हैं सिलाई, मतलब पुस्तकों को विभिन्न भागों में अलग अलग बांट देंगे। उन भागों को बांटने के बाद उन पेजों को थोड़े थोड़े भागों को बांटा, अलग अलग पेजों को वापस हम उसको क्या करेंगे, सिल देंगे। सिलने के बाद देखें तो आवरण को जोड़ना, अटैचिंग कवर, मतलब जो आवरण है उसका गत्ता है, मुख्य पृष्ठ है, उस गत्ते को या आवरण को जोड़ने का कार्य होता है। इसके बाद अतिरेक पृष्ठ, पुस्तक और आवरण पृष्ठ जो है, कवर है, उसके बीच में एक पृष्ठ अतिरिक्त होता है। अतिरिक्त पृष्ठ, अतिरेक पृष्ठ या एंड पेपर के नाम से जानते हैं। जो आपको चित्र में दिख रहा होगा जो खाकी रंग का होता है, यह पृष्ठ अतिरिक्त पृष्ठ के नाम से जाना जाता है। इसके बाद आता है कोरे रंगना या ग्लाइंडिंग। कोरे रंगने का मतलब होता है कि पुस्तक की जिल्दबंदी कर रहे हैं उसके किनारे बनाना। अब आपने कुछ डायरिया, कुछ किताबें देखी होगी जिसके कोने सिल्वर या किसी धातु से सिल्वर नुमा आकृति वाले, स्टील के धातु वाले कोने लगे होते हैं। इस तरह के जो कोने बनाने की प्रक्रिया है या फिर उसके ऊपर कलर करना, उसको चिपकाना, जो कोने बनाने का कार्य है या किनारे बनाने का कार्य है, या उसको कोरे रंगने के नाम से भी जाना
जाता है। इसके बाद आता है आवरण सामग्री चिपकाना। इसके जो ऊपर जितनी भी सामग्री थी, इस सामग्री को हम क्या करेंगे, एक साथ चिपकाएंगे, गत्ता चिपकाएंगे और गत्ते के ऊपर का जो पार्ट है वो चिपकाएंगे। इसके बाद आता है खोखली पीठ बनाना। जो भी पुस्तक है उस पुस्तक के बाद में देखा होगा आपने, बीच का जो भाग होता है मोटा गत्ता, इसको हम स्पाइन के नाम से जानते हैं। जो बीच का जो पार्ट है ये वाला दिख रहा होगा आपको, स्पाइन कहलाता है। और जहाँ से हम पुस्तक पकड़ते हैं, जिसके ऊपर पुस्तक का नाम लिखा होता है, बीच में देखेंगे तो इस भाग के पीछे का जो भाग है वहाँ पर जो सिलाई की थी उसके साथ में जोड़ के उसको खोखली पीठ बनाना, मतलब उसका जो स्पाइन बनाने का निर्माण का कार्य है वो इसके अंदर आएगा। इसके बाद आता है फिनिशिंग या परिष्करण। इसमें देखें तो विभिन्न प्रकार के पुस्तकों के ऊपर नाम लिखना, अक्षर लेखन करना, लेबल लगाना, यह सारे कार्य इसके अंदर आते हैं। तो ये थे जिल्दबंदी की प्रक्रिया के 8 कार्य। अगर पूछ ले एग्जाम में कि जिल्दबंदी की प्रक्रिया में कितने कार्य होते हैं या प्रक्रिया के अंदर कितने प्रोसेस होते हैं, कितने स्टेप होते हैं, कितने चरण हैं, तो 8 चरण हैं। एक बार वापस दोहरा रहा हूं मैं। समाकलन, सिलाई, आवरण जोड़ना, अतिरिक्त पृष्ठ, कोरे रंग रंगना, आवरण सामग्री चिपकाना, खोखली पीठ बनाना और परिष्करण या फिनिशिंग करना। जिल्दबंदी के प्रकार, यह भी काफी महत्वपूर्ण है। जिल्दबंदी के प्रकार, जिल्दबंदी के प्रकार के अंदर देखें तो पहला प्रकार आता है कागज की जिल्दबंदी। अब कागज की जिल्दबंदी देखें तो आपको चित्र में दिख रहा होगा, इसको पेपर बैग बाइंडिंग भी कहते हैं। पेपर बैग बाइंडिंग या कागज की जिल्दबंदी चित्र में दिख रहा होगा। जो पृष्ठ है, गत्ता है, वो गत्ता पतला होता है, एक तो इस तरह का दिख रहा होगा, इसको पेपर बैग, और एक मोटा गत्ता भी हार्ड कवर बाइंडिंग भी कहते हैं। तो पेपर बैग बाइंडिंग और हार्ड कवर बाइंडिंग, मोटा गत्ते वाली जिसके ऊपर दोनों जो ये वाला पार्ट है वो दोनों कपड़े का, कागज का ही होता है। इस कारण इस जिल्दबंदी को कागज की जिल्दबंदी के नाम से जाना जाता है। इस कागज की जिल्दबंदी के बाद दूसरे प्रकार की जो जिल्दबंदी आती है वो होती है कपड़े की जिल्दबंदी। कपड़े की जिल्दबंदी 2 प्रकार की होती है, एक तो पूर्ण कपड़े की जिल्दबंदी, दूसरी अर्ध कपड़े की जिल्दबंदी। आपको चित्र में दिख रहा होगा कि पूरी पुस्तक के ऊपर जो बाइंडिंग की गई है उसमें कपड़े का प्रयोग हो रहा है, कपड़ा सूती कपड़े का प्रयोग होगा। यह बात ध्यान रखना कि कपड़े की जिल्दबंदी में किस कपड़े का प्रयोग होता है, तो सूती कपड़े का प्रयोग होता है। चित्र में दिख रहा होगा तो पूरी किताब के ऊपर कपड़ा लगा है, उस किताब को हम पूर्ण कपड़े की जिल्दबंदी कहेंगे। जबकि अर्ध कपड़े की जिल्दबंदी, जो स्पाइन बीच वाला पार्ट है और ये किनारे हैं, इन किनारों के ऊपर ही कपड़ा लगा है, ऐसी जिल्दबंदी को अर्ध कपड़े की जिल्दबंदी के नाम से जाना जाता है। इसके बाद जो तीसरा प्रकार आता है वो आता है चमड़े की जिल्दबंदी। चमड़े की जिल्दबंदी के बारे में देखें तो चमड़े की जिल्दबंदी भी उसी तरह 2 प्रकार की होती है, एक तो पूर्ण चमड़े की, दूसरी अर्ध चमड़े की जिल्दबंदी। पूर्ण चमड़े की जिल्दबंदी का मतलब पूरी पुस्तक के ऊपर का जो आवरण है वो आवरण चमड़े का बना होता है, जिसको लेदर की बाइंडिंग कहते हैं, लेदर बाइंडिंग। और एक आता है अर्ध चमड़े की जिल्दबंदी, हाफ लेदर बाइंडिंग, जो जिसमें स्पाइन और किनारे पर लेदर लगा है या चमड़ा लगा है। तो जिल्दबंदी में चमड़े की जिल्दबंदी 2 प्रकार की, पूर्ण चमड़े की जिल्दबंदी और अर्ध चमड़े की जिल्दबंदी। पूर्ण में पूरी पुस्तक के ऊपर जो लेदर लगा है, जबकि अर्ध चमड़े की जिल्दबंदी में सिर्फ किनारे और स्पाइन के ऊपर ही जिल्दबंदी की गई है। इसके बाद देखते हैं हम, एक यह प्रश्न भी काफी इंपॉर्टेंट है, आ रखा है एग्जाम में कि जिल्दबंदी में प्रयुक्त चमड़े के प्रकार, जिल्दबंदी के अंदर किन किन चमड़ों का प्रयोग होता है। तो सबसे पहला आता है बेड़ का चर्म या बेड़ का चमड़ा। जिल्दबंदी में जितनी भी जिल्दबंदी में चमड़े का प्रयोग होता है उसमें सर्वश्रेष्ठ, सर्वाधिक प्रयोग होने वाला जो चमड़ा होता है वो बेड़ का चमड़ा होता है। 2016 वाले लाइब्रेरी एग्जाम में यह प्रश्न पूछा गया है कि सबसे उपयोगी या सर्वश्रेष्ठ चमड़ा किस का होता है, तो भेड़ का चर्म सबसे उपयोगी या सबसे सर्वाधिक प्रयोग होने वाला। यह भेड़ का चमड़ा 3 प्रकार का होता है, बेसिल, रोन और स्काईवर्स। बेसिल मतलब निम्न श्रेणी का जो होता है वो बेसिल है, रोन है और मध्यम श्रेणी का रोन, और एक आता है स्काईवर्स। सॉरी, बेसिल जो है वो सर्वश्रेष्ठ है, रोन मध्यम और स्काईवर है वो निम्न श्रेणी का चमड़ा है। तो ये ध्यान रखना कि सबसे उपयोगी या सर्वाधिक प्रयोग होने वाला भेड़ का चर्म होता है। इसके बाद बकरे का चर्म। बकरे का चर्म जो होता है वो बकरे के चमड़े से बनी जिल्दबंदी मोरक्को कहलाती है। ये बात भी इंपॉर्टेंट ध्यान रखना कि बकरे के चमड़े से बनी जिल्दबंदी मोरक्को कहलाएगी। इसके बाद आता है सूअर का चर्म।
अब सूअर का जो चर्म होता है वो मोटी किताबों के ऊपर, मतलब जो बड़ी किताबें हैं उन किताबों के ऊपर यह इसका प्रयोग होता है। हालांकि यह जो बहुत कम प्रयोग में आता है, फिर भी मोटी जो पुस्तकें हैं उसके ऊपर प्रयोग होगा। गाय के बछड़े का चर्म, और यह बहुत कम, यह ज़्यादा लचीला होता है, कोमल होता है, तो छोटी पुस्तकों के ऊपर प्रयोग में लाया जाता है। सील का चर्म, यह जो आकर्षक या गिफ्टेड बुक देने की होती है उन पर बाइंडिंग की जाती है, या जो आकर्षक बनाने के लिए सील का चर्म का प्रयोग होते हैं। कंगारू का चर्म सबसे सस्ता और टिकाऊ होता है, जिस कारण विदेशों में सर्वाधिक कंगारू के चर्म की जिल्दबंदी की जाती है। इसके बाद देखते हैं हम जिल्दबंदी की पंजिका। अब जिल्दबंदी करवाने पुस्तक रखी है तो उसके अंदर एक पंजिका का प्रयोग किया जाएगा। इस पंजिका के बारे में देखें तो इस पंजिका के अंदर विभिन्न कॉलम होते हैं। वैसे एग्जाम में ऐसा नहीं पूछेगा, फिर भी एक बार देख लेना। सबसे पहले क्रम संख्या आएगी, क्रम संख्या के बाद देखें, वैसे एग्जाम में इस तरह के प्रश्न नहीं पूछेगा। जिल्दबंदी की पंजिका का नमूना देखते हैं हम, तो इसमें कौन कौन से पार्ट आते हैं। जिल्दबंदी पंजिका का नमूना। अब बाइंडिंग कराने पुस्तक रखी हमने, तो पुस्तक रखी है तो हम ध्यान रखेंगे कि अंदर डायरी में, मतलब जो अपनी पंजिका है पुस्तकालय में, उस पंजिका में हमें दर्ज करना होगा, तो उसमें क्या क्या बातें आएगी। क्रम संख्या, बोध संख्या, मतलब जो किताब के अपने नंबर होते हैं जिसको कॉल नंबर कहते हैं वो लिखेंगे। लेखक का नाम, आख्या, टाइटल का नाम, जिल्दबंदी का प्रकार, कौन सी जिल्दबंदी हम करवा रहे हैं उसका प्रकार लिखना है। चमड़े की है, अर्ध चमड़े की है, कपड़े की है, पूर्ण कपड़े की, अर्ध कपड़े की, कागज की, इस तरह का। फिर भेजने का दिनांक, भेजने की दिनांक, किस दिनांक को भेजा, प्राप्ति की दिनांक, जिल्दबंदी की लागत, कितना खर्च आया, जो हमने पैसा आया है उसको हमने किस तरह भुगतान किया है, अगर उसका भुगतान हमने चेक के माध्यम से किया है या फिर ऐसे ही केस में किया तो उसका वाउचर नंबर आएगा, वो वाउचर नंबर लिखना। अन्य कोई विवरण है तो वो सारे यहाँ पर आएंगे। तो यह था जिल्दबंदी का टॉपिक, और उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को, और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, ताकि हम इस तरह के और भी विभिन्न प्रकार के वीडियो लेकर आते रहेंगे आपके लिए।